बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मई के जंग के बाद से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के हवाले से पूरी दुनिया के नज़रियात, पाकिस्तान को देखने का अंदाज सब बदल गया है और बार बार जो बहुत ही क्रेडिबल जरीदे हैं वो मज़ामीन शाये कर रहे हैं पाकिस्तान के इस खित्ते में इस्तेहकाम के हवाले से किरदार को लेके। और बिलखुसूस अगर बात की जाए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के किरदार पे, बड़ी ही मस्बत अंदाज में ये देखा जा रहा है कि वो ना सिर्फ ये कि इस खित्ते में इस्तेहकाम के हवाले से किरदार अदा करने वाली शख्सियत हैं, बल्कि उनको एक रीजनल सालिस के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो जनाब द डिप्लोमेट एक और क्रेडिबल अमरीकी जरीदा है, उसने जो मजमून शाये किया आज, उसमें उन्होंने ये दावा किया है कि अमरीका की तरजीहात में अब भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान ऊपर आ चुका है। और पाकिस्तान जो है वो इस वक्त उसकी जो ख़ारजा पॉलिसी है उसकी कामयाबी का मज़र है। इस तरह के बहुत सारे मज़ामीन पहले भी शाये हो चुके हैं और जरीदे ने अपनी रिपोर्ट में ये लिखा है कि बदलते हालात के पेश नज़र भारत के लिए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का किरदार अदा करना भी जो है वो मुश्किल नज़र आ रहा है। और अब जो पाकिस्तान है वो अमरीका के लिए जनूबी एशिया और मशरिक़ वस्ता में अहम किरदार का हामिल हो गया है। साथ ही साथ जो चीन में फ़ौजी परेड है उसके बाद आपने देखा कि उस पर बड़ी डिस्कशंस हो रही हैं। जो एससीओ तंजीम ने पिछले 2 इजलासों के आलामिये जारी किए उसमें पाकिस्तान के मौक़िफ़ की बड़ी भरपूर तायद की गई है। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ किरदार पे जो पाकिस्तान की एक्नॉलेजमेंट है वो भी बड़े वाज़े नज़र आती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की चीनी हम मनसब से मुलाकातें हुई हैं। जनाब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब भी मुलाकात में मौजूद थे। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ताउन को बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया है और $8.5 अरब के मुआहिदों और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए गए हैं। जो बहुत अहम एक मरहला है वो सी पैक फ़ेज़ 2 पे काम तेज़ करने की बात की गई और नए 5 कॉरिडोर्स जो हैं वो भी कायम करने पर इत्तफ़ाक़ किया गया है। तो आज के प्रोग्राम में हम इस रीजनल स्टेबिलिटी में पाकिस्तान का क्या किरदार है और जो फ़ौजी परेड थी वो दुनिया क्या एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ चीन के हवाले से जाती हुई देख रहे हैं या नहीं देख रहे, उस पर कुछ बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो सियासी सूरत हाल बनी हुई है जनाब, अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो आज एक तो बड़ा एक बदकिस्मती से वाक़या पेश आया। जो अलीमा ख़ान साहिबा हैं, इमरान खान साहब की बहन हैं, उनके ऊपर उन्हीं के मुबैना तौर पर उन्हीं के जो कारकुन है उनकी जानिब से एक अंडा फेंका गया। साथ ही साथ हम देख रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा के जो सरकारी मुलाजमीन है वो भी अडयाला जेल के बाहर मौजूद थे, मुजाहिरा कर रहे थे, एहतजाज कर रहे थे, लेकिन अलीमा बीबी ने उनसे बात करने पे ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। इमरान खान साहब की सेहत को लेकर भी बहुत सारे अभाम हैं, क्या असर आई हैं, कुछ उस वाले से बात करेंगे। जो PTI की पार्लिमानी पार्टी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आई है उसमें ये लगता है कि हर शख्स को दूसरे शख्स की कारकर्दगी पर सवाल उठाना है। PTI में ये एक रस्म बन गई है। तो जुनैद अकबर साहब और शेख वकास अकरम जो हैं उन दोनों में काफ़ी लफ्ज़ी गोलाबारी हुई है, इसको रिपोर्ट किया गया है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत को लेके उनके पास ऑप्शंस क्या हैं? क्या अभी भी मुज़ाकरात की बात हो सकती है? क्योंकि बैरिस्टर गौहर साहब ने एक दिन कबल ये बयान दिया कि इमरान खान साहब मुज़ाकरात चाहते हैं, डील नहीं चाहते। तो क्या वाकई वो मुज़ाकरात चाहते हैं और क्या उनके पास जो पॉलिटिकल ऑप्शंस हैं वो अभी कुछ मौजूद हैं जिसको वो एक्सरसाइज करेंगे? इन तमाम इश्यूज़ पे बात करने के लिए जी प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा हैं। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सर, जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलकों से जो ख़बरें आती हैं, ज़ाहिर है वो एक तासुर है कि शायद हर किसी को किसी दूसरे की पॉलिसी पे, दूसरे की स्टेटमेंट पे शक है। अब कल जो है वो सलमान अकरम साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से कुछ बयानात की तरदीद की, उन्होंने कहा ये पार्टी पॉलिसी नहीं है। अब जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ वहाँ से ये खबरें आ रही हैं कि वहाँ पे शेख वकास अकरम ने जुनैद अकबर साहब की कारकर्दगी पे सवाल उठाए हैं। तो इस सारे मामले को आप किस तरह से देखते हैं कि अपने ही लोग अपनों को ही डिस्क्रेडिट करते जा रहे हैं पार्टी के अंदर? जी देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि मुख्तलिफ राय है मुख्तलिफ लोगों की और बदकिस्मती से कई बार ये होता है कि वो राय मीडिया पे डिस्कस हो जाती है। होना ये चाहिए नॉर्मली कि अगर आपके इख्तलाफ हैं, कोई इशू है, तो फिर आप पहले आपस में या पार्टी लेवल पे उनको रिजॉल्व करें और फिर मीडिया पे आएँ। और मेरा ख्याल है कि बेसिक वजह यही है कि इख्तलाफात चूंकि पहले मीडिया पे आ जाते हैं इससे पहले कि वो उनका हल ढूंढा जाए और उनको सॉल्व किया जाए।
तो वो ज़्यादा एक प्रोजेक्ट करके ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ वो पेश होते हैं। मुखालफतें हर पॉलिटिकल पार्टी में होती हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी में हर सियासी जमात में मुख्तलिफ लोग राय मुख्तलिफ रखते हैं। आपस में झगड़े भी होते हैं, बहस भी होती है, लीडरशिप तक पे बहस होती है, लेकिन वो शायद मीडिया पे इतना नहीं आती। सर, आपसे बेहतर मीडिया कौन जानता होगा कि जाहिर है किसी जमात के वजीर आला की जानिब से ये कहना कि आप सदारती निज़ाम चाहते हैं, यानी कि उसका एक बहुत लॉन्ग टर्म एक इम्पैक्ट है हमारे पूरे सिस्टम के ऊपर, तो क्या पीटीआई के अंदर बाकी कोई ऐसी सोच पाई जाती रही है, या इमरान खान साहब क्योंकि इसको मंसूब किया गया, तो डू यू थिंक कि कभी वो एडवोकेट रहे हैं इस बात के कि होना चाहिए सदारती निज़ाम? देखें, ये हमारा पीटीआई का मौकफ इस पे और खान साहब का ये मौकफ बड़ा वाजे है, और वो ये है कि हमने जमहूरियत को मजबूत बनाना है। अब दुनिया जहान में अगर आप देखें तो दो किस्म के कॉन्सेप्ट्स हैं जमहूरियत के। एक है प्रेसिडेंशियल फॉर्म जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में चलता है और बाकी काफ़ी ममालिक में है, और एक है पार्लियामेंट्री फॉर्म जो बहुत सारे ममालिक जिन्होंने ब्रिटेन से स्पेशली आज़ादी ली थी, वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है उसको एक तरह से तरजीह देते हैं, और उन्होंने वो नाफिज किया अपने आइन के तहत। तो दोनों चलते हैं, दोनों ठीक है, दोनों में खामियां हैं, दोनों में गलतियां हैं, लेकिन पीटीआई का मौकफ ये है कि जितनी भी लंगड़ी हो, जितनी भी इसमें खामियां हो, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है ठीक है, वही बेहतर है। मतलब आप सदारती और हम निज़ाम नहीं है एक्सपेरिमेंट आपकी पॉलिसी में? जी। सदारती निज़ाम नहीं है पॉलिसी में कहीं भी? और अगर अगर ये किसी भी जमात का ये मौकफ हो कि हम सदारती निज़ाम चाहते हैं, तो फिर आइन का तकाजा ये है कि आप अपने मैनिफेस्टो में उसको लिखें, जी। और मैनिफेस्टो में लिख के फिर आप इलेक्शंस लड़ें उस मैनिफेस्टो पे कि हम इलेक्शन लड़के अगर आएंगे तो हम एक तरह से आइन में तब्दीली लेके आएंगे और प्रेसिडेंशियल फॉर्म लेके आएंगे। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी सियासी जमात नहीं है पाकिस्तान में, मैंने हर एक आइन पढ़ा है जिसमें ये एक मैनिफेस्टो का हिस्सा हो। बिल्कुल इसलिए ठीक है। इसकी डिबेट जरूर है, डिबेट होनी चाहिए। डिबेट तो इस पे भी होनी चाहिए कि हमने ये जो एग्जिस्टिंग निज़ाम है हमारा हाँ, पार्लियामेंट्री इससे फॉर्म क्या का, पाया है हमने? उसको इसमें से क्या पाया और इसमें क्या बेहतरी हम ला सकते हैं। डिबेट की हद तक बिल्कुल कोई शक नहीं है कि अगर कोई, मैं भी रेज कर सकता हूँ पॉइंट, आपके प्रोग्राम पे भी कर सकता हूँ कि इसमें खामियां हैं और ये दुरुस्त करने के लिए ये अमेंडमेंट्स होनी चाहिए आईनी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो मौकफ पार्टी का होगा। ठीक वो है, एक मेरा इंडिविजुअल एक आपकी आईनी सोच, एक्सपर्ट हाँ के तहत। हाँ, आपकी सोच होगी और आपकी एक्सपर्टीज होंगी। अच्छा, दूसरा जो मामला है, ज़रा मैं पहले उस पर आपसे बात कर लूँ, फिर मैं जो आप लोगों के पास इस वक्त पॉलिटिकल ऑप्शंस हैं उस पर भी बात करना चाहूँगी। आज अडयाला जेल के बाहर अलीमा बीबी पे अंडा फेंका गया। ये ज़ाहिर है, इस तरह की चीज़ें हम हर तरह के सियासी कल्चर में देखते रहते हैं, जैसा हमारा सियासी कल्चर है, हमारे जैसे मुल्कों में ऐसे वाक़यात होते रहते हैं, लेकिन ये अच्छा वाक़या नहीं है, खुशगवार नहीं है। इस पे अब सोशल मीडिया पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े हुए लोग हैं, वो ये इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं कि ये पुलिस ने ये सारा जो है वो किया, ऑपरेशन जानबूझ के। अब आप मतलब आपको नहीं लगता कि बिल्कुल ही सिरे से ही सारा का सारा इल्ज़ाम हमेशा इदारों की तरफ कर देना मुंतकिल को शायद बेहतर पॉलिसी नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तनाजुर में? जी देखें, जहाँ तक ताल्लुक है इस इंसिडेंट का, ये वाकया जो हुआ, मेरा ख्याल है हर एक को इसको भरपूर तरीके से कंडेम करना चाहिए। इसके ऊपर जी, कोई कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं। सियासी जमात हो, जी। ये एक सियासत का हिस्सा नहीं हो सकता कि आप एक दूसरे के ऊपर कोई चीजें फेंकें। आप देखेंगे पीटीआई ने तो बड़ा सफर किया है इमरान खान साहब के खिलाफ, तो उनके ऊपर तो गोली भी चलाई गई। इसी तरह हमारे से पहले भी, मैं कहूँगा जो दूसरे हमारे कायदीन हैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के, उनके खिलाफ भी ऐसी बातें हुई। मेरा ख्याल है हमें सबको मिलके इसको कंडेम करना चाहिए। इसमें कोई ये एक्सप्लेनेशन नहीं देनी चाहिए कि ये तो होता रहता है सियासत में, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। जी जी, इफ एंड इसको बट्स नहीं होने चाहिए, मानना। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक बात। लेकिन जहां तक ताल्लुक है, अगर ऐसा हो जाता है तो मेरा ख्याल है हुकूमत पे सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है कि वो जिसने भी किया उसको पकड़ें, उसको सामने लेके आए, और फिर उसको अगर कोई सजा बनती है कानून में तो वो सजा दें, और उसके खिलाफ कार्रवाई करें ताकि किसी किस्म के शक व शुबात ना रहें।
मैं हमेशा ये कहता हूं कि किसी के खिलाफ इल्जाम लगाने से पहले आपको खुद तहकीकात कर लेनी चाहिए, लेकिन आपको पता है सोशल मीडिया पे तो लोग कुछ भी किसी के खिलाफ भी इल्जाम लगा सकते हैं। लेकिन ये नेचुरली एक बात तो इसमें जाहिर है कि ये पीटीआई का कोई दुश्मन ही है जिसने ये किया है। और वो जो पीटीआई का दुश्मन है, क्योंकि अलीमा खान इमरान खान साहब की बहन है, और हमारी तो वैसे भी माशरे में इस तरह की जो बहनें होती हैं, माएँ होती हैं, उनकी इज्जत की जाती है, चाहे वो किसी भी सियासी सियासी जमात से। मुखालिफ की क्यों ना हो। हम्म। तो ये एक मेरा ख्याल है दुश्मन किसी ने एक ऐसा काम किया है, और शायद इसलिए भी किया हो कि और मुखालफतें बढ़ें। इसको आप ये भी रूल आउट नहीं कर सकते कि ये कोई साजिश थी। हम्म। लेकिन बहरहाल जो भी है, इसको किसी ना किसी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए, और ये हुकूमत को की एक तरह की जिम्मेदारी है, मैं समझता हूँ। ठीक है। अच्छा, आप कहते हैं कि आप इसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। दूसरा जो अडयाला जेल के बाहर ही खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ एक तवील अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वहाँ से सरकारी मुलाजमीन एहतजाज के लिए आए हुए हैं, और जो चीज़ बड़ी वाज़ेह नज़र आती है वो ये कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर करप्शन के इल्ज़ामात ना सिर्फ इन मुलाजमीन और एहतजाज करने वालों की जानिब से, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के अपने जो वहाँ के आपके अपनी जमात के लीडर्स हैं उनकी जानिब से भी गाहे बगाहे आते रहते हैं। पार्टी ने कभी इस मामले पे एहतजाज वालों के हवाले से भी बताइएगा, और ये जो करप्शन के इल्ज़ामात इस हवाले से पार्टी ने कभी बैठ के कोई सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के लिए कोई मैकेनिज्म बनाने की बात की है? जी बिल्कुल, खान साहब, इमरान खान साहब ने बहुत बार इसके ऊपर, जब भी ये इल्जामात होते हैं ना, इल्जाम इल्जाम को आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। इल्जाम जब कोई करप्शन का लगाएगा किसी के खिलाफ, तो बहुत ज़रूरी है कि आप एक आज़ाद तहकीकात करें उसके ऊपर, और उसके बाद अगर किसी के खिलाफ साबित होता है तो उसे फिर प्रोसिक्यूट करें, उसके खिलाफ केस चलाएं। तो खान साहब ने तो बड़ी बार ये कहा है कि ऐसी हमें जहां भी इस किस्म का कोई शक हो, वहां आप फौरन इन्वेस्टिगेट करके उसकी उसकी तहकीकात के बाद फैसला या रिपोर्ट सामने लेके आए। जी। तो मेरा ख्याल है ये होना चाहिए। अगर कोई भी इल्ज़ाम है किसी के खिलाफ भी, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो इल्ज़ाम, इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए। ये तो मैं कहूँगा कि हर सूबे, ना सिर्फ केपी के, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, जहाँ जहाँ करप्शन का इल्ज़ाम है वहाँ इसकी तहकीकात होनी चाहिए, और आज़ाद तहकीकात होनी चाहिए। क्योंकि होता ही है, देखा मैंने ये अपनी एक्सपीरियंस में, कि जब हुकूमत होती है तो ये तहकीकात साफ शफाफ नहीं होती, हम्म। और उनको दबा दिया जाता है, और ये सिर्फ बाद में पता चलता है जब हुकूमत जाती है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक पॉलिसी होनी चाहिए कि आप उसको करप्शन के मामले में आप इन्वेस्टिगेट करें। हमने सही। देखा कि एहतसाब ब्यूरो बनाया गया था, नैब बनाया गया था, वो इसी मकसद के लिए बनाया गया था कि करप्शन एक आज़ाद अदारा उसकी इन्वेस्टिगेट कर सके। लेकिन बदकिस्मती से पहले एहतसाब ब्यूरो और फिर ये नैब जो है, वो एक तरह से एक सियासी जी, वो हथियार मफलूज हो बन गए, गया। वो ख़त्म हो गए बिल्कुल। अब तो मतलब खैबर पख्तूनख्वा में तो इन इदारों को बंद ही कर दिया गया है। वो भी तो देखें ना, वो भी तो एक सवाल उठने वाली बात है। लेकिन बैरिस्टर साहब, जो आपकी पार्लिमानी पार्टी के इजलास से अब बातें सामने आ रही हैं, शेख वकास अकरम साहब और जुनैद अकबर साहब के माबैन काफ़ी तल्ख कलामी हुई है, और जुनैद अकबर साहब की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से कारकर्दगी पर सवाल उठाया शेख वकास अकरम ने। अब आपको लगता है कि ये इस तरह के सवाल उठाना कोई किसी सियासी झगड़े की निशानदेही नहीं है, या मिसट्रस्ट है आपस में लोगों का, या कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करने का कोई बेहतर मैकेनिज्म पार्टी के अंदर नहीं है? ये मुझे नहीं पता कि ये झगड़ा, क्योंकि मैं उस मीटिंग में नहीं था, तो एग्जैक्टली क्या झगड़ा हुआ ये तो मैं नहीं बता सकता। लेकिन अगर मैं जनरल, तो मेरी नज़र में किसी को ये इख्तियार नहीं है एक पार्टी में से ही उठ के कि किसी और की जो कमेटी है, जो पार्टी ने उसको दी थी कमेटी का ओहदा, उसकी कारकर्दगी पे कोई ओपनली बात करे। क्योंकि वो एक पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, और मेरी नज़र में उन्होंने जितना कर सकते थे उन्होंने उस पर अपना काम किया, तो तनकीद नहीं बनती। अब सही। पता नहीं किस सिलसिले में वो बात हुई होगी या और किस तरह साथ ही बात आई। और साथ ही ये भी कहा गया कि ये जो लड़ाई हुई है दोनों की, मतलब ये भी खबर का हिस्सा है कि इसमें
कोई ऐसा शख्स जाए अडयाला पैगाम लेके जो मुतनाज़ ना हो। एक ये भी आपको लगता है मसला है कि वहाँ कौन जाता है, खान साहब से क्या बात करता है, वापस आके क्या बात बाहर आती है? यू थिंक कि इससे भी कन्फ्यूजन बड़ा है जमात के अंदर, लोगों के दरमियान के जो मामलात हैं या जमात के अपने तंजीमी मामलात में? जी देखिए, हाँ, 100%। और वो इसलिए कि जब आप यानी एक पॉलिटिकल पार्टी की जो जो सरबराह हैं, जो चेयरमैन जिनको मैं कहता हूँ, वो खान साहब हैं, और उन तक जब आपको एक महीने तक आप उनसे मिल ही नहीं सकें और उनसे बात ना कर सकें, तो बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। उसके बाद जो कई बार मुलाकात भी होती है, उसमें वक्त नहीं इतना होता कि आप सब कुछ बयान कर सकें, और उन तक क्या इंफॉर्मेशन पहुंचती है उस पर भी सवाल उठते हैं। वो सही। किस इंफॉर्मेशन पे अपने बाहर जब आती है, वो इंफॉर्मेशन दुरुस्त तरीके से प्रेजेंट होती है या नहीं होती, उस पे भी सवाल उठते हैं। तो सही। ये एक इशू तो है बिल्कुल। ठीक है। अच्छा और इसीलिए हाँ। कोशिश ये हम करते हैं कि जब अंदर जाएं तो उनको मैक्सिमम चीजें बता सकें, और उनसे जो चीजें हमें हदायत मिलती है, इंस्ट्रक्शन मिलती है, कोशिश यही होती है कि मैक्सिमम, कम से कम मेरी तो ये कोशिश हमेशा रही है कि वो जो कुछ बताते हैं वो पहले मैं डिस्कस करता हूं और बताता हूं जाके बाकी पार्टी को, और फिर हम उसके ऊपर फिर हम एक्ट करते हैं और उसको फिर एक बयानी के तौर पे पेश करते हैं। ठीक। तो मेरा ख्याल है कि ये कंफ्यूजन तो पैदा होती है इस वजह से कि वो जेल में है, वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है, उनसे बात या मुलाकात बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं खुद महीने में एक बार मिल सका हूं। तो ये ठीक है। मसाइल तो हैं। हाँ, अली ज़फ़र साहब, एक आखिरी जो बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पॉलिटिकल ऑप्शंस में मुज़ाकरात क्या अभी भी एक ऑप्शन के तौर पे मौजूद हैं? उसके लिए आप लोग कोई कोशिशें कर रहे हैं? क्योंकि ज़ाहिर है फंसे हुए तो इस वक्त आप हैं, और ये कहना दुरुस्त बात है कि मुज़ाकरात या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जिम्मेदारी हुकूमत पर होती है, या वो पार्टी जो बड़ी है या ताकत में उस पर होती है, लेकिन इस वक्त फंसे हुए तो आप हैं। तो आप क्या कोशिश कर रहे हैं उसके लिए या नहीं? ये देखें, सिंपल जवाब तो है कि इस वक्त कोई कोशिश नहीं हो रही और ना कोई ऐसा इरादा है। अच्छा। मेरी नज़र में इस वक्त कोई पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही, मुझे कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही मुज़ाकरात की। लेकिन उसके बाद मैं एक और अपना आपसे ही सवाल अपने आप को पूछ लेता हूँ कि क्या मुस्तकबिल में ऐसी कोई गुंजाइश बन सकती है? तो उसका जवाब मैं ये दूंगा कि मुस्तकबिल में बिल्कुल, आप मुस्तकबिल कोई भी नहीं जानता, ना मैं ना आप। हम्म। अगर ऐसा माहौल बनता है कि बातचीत हो सके, मसलन हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा कर दिया जाता है, हमारे सियासी केसेस जो हैं ख़त्म कर दिए जाते हैं, हमें एक तरह से पार्लियामेंट में भी और पार्लियामेंट के बाहर भी एहतजाज करने का और बोलने का मौका दिया जाता है, सेंसरशिप खत्म हो जाती है, एक माहौल बन जाता है, तो हो सकता है मुज़ाकरात भी हों और उसके बाद पाकिस्तान की जमहूरियत मजबूत निकले। जी। तो ये पॉसिबिलिटीज मौजूद हैं, हैं। उसको आप नहीं कभी रद्द कर सकते। और मेरी नज़र में ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि हमेशा ये पॉसिबिलिटी या मुज़ाकरात के दरवाज़ों की उम्मीद कि वो खुलेंगे, वो बिल्कुल कायम रहनी चाहिए। कोई भी सियासी जमात जो है, वो अगर बैठेगी साथ और अपने बेशक मुखालफिन के साथ ना बैठ जाए, तो ना कोई हल निकल आता है। जी तो मेरा बिल्कुल। ख्याल है ये इस स्पिरिट के साथ, इस उम्मीद के साथ मैं समझता हूं कि आप आगे चल सकते हैं, लेकिन फिलहाल आज के दिन कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ना ही कोई किसी कोशिश किस्म हो रही के है। मुज़ाकरात हो रहे हैं या जी बातचीत हो रही है। बहुत शुक्रिया जी। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा, हमसे बात कर रहे थे। शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे अहमद हसन अरबी साहब और ब्रिगेडियर मसूद अहमद खान साहब। बात करेंगे कुछ SCO तंजीम, फ़ौजी परेड और नए वर्ल्ड ऑर्डर के हवाले से क्या बातचीत चल रही है दुनिया में। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। और दुनिया मल्टीपोलर है, बायपोलर है। दुनिया में ताकत का तवाज़ुन कहाँ पे जाके सेटल होना है। बहुत सारी ऐसी थ्योरीज जिनके ऊपर हम दिहाइयों तक बातचीत करते रहे हैं। हालिया दिनों में होने वाली जितनी भी पेशरफ्त है, कुछ एक्शंस हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हुई इस दुनिया में, चाहे वो यूक्रेन रशिया की जंग के तनाजुर में बात की जाए, पाक भारत जंग के तनाजुर में बात की जाए, अभी थाईलैंड का आपने देखा कि एक तनाज़ा चला, वहाँ पे भी जंग की तरफ सूरत हाल जाती हुई दिखाई दी। तो ये जो रवायती जंगें हैं
ये और जो असलहे की दौड़ पूरी दुनिया में एक बार नई जहद से शुरू हुई है, बहुत सारे सवाल उठाती है, लेकिन जो सबसे बुनियादी सवाल जो शंघाई ताउन तंजीम के इजलास और विक्ट्री परेड को देखते हुए सामने आया है वो ये है कि क्या अब इस खित्ते में जो पहले उभरती हुई एक ताकत थी चीन, वो आलमी ताकत बनने का जो सफ़र है वो मुकम्मल करने के करीब है। क्या जो जितने भी ममालिक जो किसी न किसी तरह से अमरीकी पाबंदियों की वजह से आइसोलेशन का शिकार होते हुए दिखाई देते थे, अब उनका जो अगला लैंडिंग पैड होगा वो चाइना के साथ दोस्ती और चाइना के साथ ताल्लुक़ होगा। कुछ इस हवाले से हम बात करेंगे। और फिर पाकिस्तान जिसकी सफारतकारी को एक तारीख़ी लम्हे में देखा जा रहा है, जहां हम चाइना के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात हैं, और हम एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चलाते हुए प्रैक्टिकली दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि इसराइल ईरान की जंग में भारत जैसा मुल्क भी खामोश हो गया और खुल के उसने किसी किस्म के मौक़िफ़ का इजहार नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान ने वहाँ पे एक बड़ी भरपूर और बड़ी वाज़ेह पोजीशन ली है। तो ये सवालात हैं जी। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार मसूद अहमद खान साहब, बहुत शुक्रिया जी आपने हमें वक्त दिया। और हमारे पास मौजूद हैं अहमद हसन अरबी साहब जो कि माहिर बैन अक़वामी अमूर के। अहमद हसन अरबी साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी। ब्रिगेडियर मसूद साहब, गुफ्तगू का आगाज़ अगर आप इजाज़त दें तो मैं अहमद साहब से करना चाहूँगी। अहमद साहब, जो ताकत का मुजाहिरा किया गया चाइना की जानिब से, ज़ाहिर है वो सिर्फ असलहे की नुमाइश और असलहा कितना जदीद चाइना के पास है उस तक महदूद नहीं था। वो जो तस्वीरें हैं, वो जो मनाजर हैं, जो चीनी सदर के दाएं और बाएं जो शख्सियात हैं, जो ममालिक हैं, वो स्ट्रेटजिकली बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। आप इस ताकत के मुजाहिरे को किसके लिए पैगाम समझते हैं? जो सदर ट्रंप कह रहे हैं कि मेरे लिए था या अमेरिका के लिए था, क्या वाकई आपको ये लगा या पूरी दुनिया के लिए कोई पैगाम था? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, दुनिया का जैसे आपने अपने इब्तिदाइये में भी कहा कि दुनिया मल्टीपोलर है या बाईपोलर है या यूनिपोलर है, या दुनिया किस तरफ जा रही है, इन सब थ्योरीज पे हम बात करते रहे हैं। हम पिछले 20-25 साल 30 साल से दुनिया की मल्टीपोलैरिटी को डिस्कस कर रहे हैं। 1992 में सैमुअल पी हंटिंगटन का जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का थीसिस था वो भी मल्टीपोलैरिटी के ऊपर ही बेस करता था, और वहां से एक डिस्कशन ओरिजिनेट कर रही थी। और हंटिंगटन की भी बाकी जो उसका काम था उसमें भी उसने प्रिडिक्ट किया था कि आने वाले 20 से 30 सालों में दुनिया मल्टीपोलर हो जाएगी, और नेचुरली होता भी ये है कि दुनिया कभी यूनिपोलर रहती है और फिर उसके फौरन बाद मल्टीपोलर हो जाती है। और अभी भी ये जो आप देख रहे हैं, ये दुनिया का फ्रॉम यूनिपोलैरिटी से मल्टीपोलैरिटी के अंदर जो शिफ्ट है, ये उसका आपको एक सिनेरियो बिल्ड होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अभी दुनिया मल्टीपोलर हुई नहीं है, ये मार्जिनल डिफरेंस है जिसको हमें अपने जहन में रखना चाहिए। अभी भी जो दुनिया है वो अमेरिका सेंट्रिक है। चाइना और रशिया इसको कंपीट कर रहे हैं, बहुत तेजी से दुनिया मल्टीपोलर हो रही है। चाइना इस वक्त आपने देखा होगा कि चाइना एक पोल दुनिया का चाइना है, एक पोल रशिया है, तीसरा पोल अमेरिका है, और चौथे और पांचवें पोल्स इमर्ज कर रहे हैं। अब जो ममालिक हैं वो नए ब्लॉक्स के अंदर जा रहे हैं, नए अलायंसेस बन रहे हैं। पूरी दुनिया आपको रीवैम्प होती हुई, चेंज होती हुई नजर आ रही है, और ये लेंथी प्रोसेस होता है, इस पे दहाइयां लगती हैं। ये प्रोसेस शुरू हो गया है, बहुत स्पीड पे है, लेकिन अभी दुनिया मल्टीपोलर हुई नहीं है। चाइना की जहां तक आप बात करते हैं, चाइना की इस वक्त जो फोकस है, जो चाइना ने इस वक्त जो उसने अपना पावर शो किया है, उसका जो सेंटर है वो चाइना के इर्द गिर्द यानी रीजनल पॉलिटिक्स है। ऑल दो वो मैसेज भी अमेरिका को भी दे रहे हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियरली कहा, फिर उसके बाद वो वेस्ट को भी मैसेज दे रहे हैं अपने साथ, जो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और नॉर्थ कोरियन जो किम जोंग उन है उनको रख के। लेकिन उनका जो फोकस है वो ये है कि साउथ चाइना सी, ताइवान, साउथ कोरिया, ये गुआम में जो अमेरिकन बेसिस हैं, हम इतनी कैपेबिलिटी रखते हैं अब कि हम उसको मैच कर सके। यानी अमेरिका की जो इनवल्नरेबिलिटी थी एशिया के अंदर, उसको चाइना टारगेट कर रहा है। लेकिन चाइनीज आर वेरी केयरफुल, वो डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में नहीं जाना चाह रहे। अच्छा जरा यहाँ पे रुकिए, मैं ब्रिगेडियर साहब से पूछ लूं कि हम जाहिर है हम कहते थे कि जो रीजनल अप्रोच है दुनिया को अल्टीमेटली उसकी तरफ जाना होगा। आप जो हैं वो चाहे जो दो तरफा ताल्लुकात हैं उसमें, या जो रीजनल कोऑपरेशन है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे जो रीजनल कोऑपरेशन है उसकी वजह से उनकी किस्मत बदल गई। हमारे रीजन में बदकिस्मती से एक तो इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा रही आलमी ताकतों की,
जिसकी वजह से यहाँ पे प्रोसेसेस डिटेल होते रहे। लेकिन यू थिंक जो हसन साहब कह रहे हैं कि एक रीजनल जो एक ताकत का एक नया आप कह लीजिए जोन है वो नज़र आया आपको इस एससीओ के इजलास से लेके इस विक्ट्री परेड की तस्वीर तक? जी हाँ, बेसिकली रीअलाइनमेंट दोबारा हो गई है और इसमें देखें कि एक मैसेज गया है और तो पूरी दुनिया को कि यहाँ पे एक डिप्लोमेटिक पावर भी दिखाई गई है और साथ मिलिट्री पावर भी दिखाई गई है। और स्पेशली देखें ना, 4 न्यूक्लियर पावर्स के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे बैठे हुए थे। तो इससे ये है कि यहाँ तक अभी ये भी कंसेप्ट आ रहा है ना कि यूनिपोलर ख़त्म हो गया, अभी मल्टीपोलर की तरफ जा रहे हैं। और जहाँ पे चाइनीज़ का कंसेप्ट है विन विन सिचुएशन की वो बात करते हैं, पीस एंड डेवलपमेंट की प्रेसिडेंट शी ने बात की है। और वो तो उस हिसाब से अभी आप देखें आउट ऑफ 193 कंट्रीज़ चाइनीज़ का प्रेजेंस 153 कंट्रीज़ में दुनिया भर में। सो उनका इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। दैट्स वाई अमेरिकन का कंसर्न यही है, रशियन और चाइनीज़ इन्फ्लुएंस एक्सपेंड कर रहा है। और दैट्स वाई वो अब जिस तरीके से इंडिया ने कूदा है दरमियान में ऑप्टिक्स के लिए, यकीनन वो दिखाने के लिए कि हम यहाँ पे जा सकते हैं। अब रिसेंटली वो कोई घंटा 2 घंटे पहले अभी जो ट्रुथ सोशल पे प्रेसिडेंट ट्रम्प ने एक ट्वीट की है, उन्होंने कहा है कि जी हमारे हिसाब से रशिया एंड इंडिया दे हैव गॉन, और उन्होंने कहा कि उनका फ्यूचर ख़त्म हो गया है। तो इसका मतलब है एक वाज़ेह मैसेज दिया। और अभी हिलरी क्लिंटन की एक स्पीच थी तो उन्होंने ये कहा कि इंडिया की रेलेवेंस ख़त्म हो चुकी है, स्पेशली मार्के हक और बुनियाद मरसूस के बाद। उन्होंने कहा पाकिस्तान हैज़ एमर्ज जियो स्ट्रेटजिक इम्पॉर्टेंट कंट्री के तौर पे। और उन्होंने कहा अमेरिका के लिए फ्यूचर में पाकिस्तान इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने कहा एक तो उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से, और सेकंड उन्होंने कहा कि वहाँ पे जो पोटेंशियल्स है, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं और बाकी चीज़ें हैं, फिर टेररिज्म इन अफ़गानिस्तान है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो रीअलाइनमेंट यकीनन हुई है और पाकिस्तान की ये कोशिश यकीनन यही है कि एक बैलेंस आउट किया जाए। लेकिन एक मैसेज दुनिया को चाइनीज़ ने ये दिया है, ऑल्दो चाइनीज़ का अल्टीमेट टारगेट जो गोल है 2047 है कि उसमें उन्होंने कहा वी विल बिकम ए फुल फ्लैश ए टेक्नोलॉजिकल पावर। लेकिन जिस तरह जो अभी डिमॉन्स्ट्रेट किया उन्होंने, जो वेपन सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम दुनिया को दिखाए हैं, सो एक आप कह रहे हैं कि रीअलाइनमेंट है, नए ब्लॉक्स की बात हम अहमद साहब ये भी हम बहुत अरसे से सुन रहे थे। लेकिन आपको लगता है कि जो होता है ना, आप कहते हैं कि आप किस तरफ खड़े हैं, ये फैसले होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि एक तो जाहिर है उसमें सदर ट्रंप की जो शख्सियत है और जिस तरह से वो फॉरेन पॉलिसी को लेके चल रहे हैं पब्लिक अफेयर में, और वो पब्लिकली ही शायद नेविगेट होता है उनका जो पॉलिसी एंड अप्रोच है, उसकी वजह से भी एक मसला नज़र आता है आपको? या आपको लगता है कि नहीं, जो इंटरनल प्रेशर्स हैं, जो हमारी जियो स्ट्रेटेजिक मजबूरियां हैं तमाम रीजन्स की और हमारे रीजन की, उसको देखते हुए आप लोगों ने फैसला कर लिया कि उन्होंने किसके साथ कहाँ तक खड़े होना है? जी बिल्कुल, देखें मेरा इस मामले में थोड़ा सा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो थोड़ा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू जो हम जनरली ये सारी चीजें देख रहे हैं। जनरली सोशल मीडिया के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, इवन प्रिंट मीडिया के ऊपर जो डिस्कोर्स है दैट इज वेरी चाइना वर्सेस अमेरिका, चाइना रशिया इंडिया वर्सेस अमेरिका, ये इस तरह का डिस्कोर्स है। आप इंटरनेशनल रिलेशंस को अगर देखें ना बारीकी के साथ तो वो बहुत कोल्ड होते हैं। अमेरिका के अंदर एक ऐसा थॉट प्रोसेस बहुत ज्यादा पावर पकड़ चुका है जो ये कहता है कि अमेरिका को अपनी सारी जो उसने पूरी दुनिया में अपने टेंटिकल्स फैलाए हुए हैं उनको समेटना चाहिए और उसको, उस पैसे को, उस इन्वेस्टमेंट, उस रिसोर्सेज को अमेरिकन के ऊपर खर्च करना चाहिए, वरना अमेरिका टूट जाएगा, अमेरिका की जितनी रियासतें हैं उतने मुल्क बनेंगे। और उसी को इन्होंने थोड़ा पॉलिटिसाइज करके मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा बना दिया, जिसकी बेस पे जो है डोनाल्ड ट्रंप इलेक्ट हुए हैं। टकर कार्लसन का परसों का जो इंटरव्यू था, जो उसकी वो जो सेमिनार वो अटेंड कर रहा था, उसमें भी उसने क्लियरली कहा कि हमें बाहर जो जंगें हैं, हमें जो हम अपना पूरी दुनिया के अंदर हमने अपना फैलाव किया हुआ है, हमें वापस लाना पड़ेगा, वरना अमेरिका इकोनॉमिकली सस्टेन नहीं कर सकता। तो अमेरिका के अंदर भी ये एक माइंडसेट मौजूद है कि हमें अब अपने आप को समेटना है पूरी दुनिया से। और उस कॉन्टेक्स्ट में आपको एक जो पॉलिटिकल रेटरिक है वो बहुत डिफरेंट नजर आएगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज जो हैं वो डिफरेंट हैं। आई थिंक अमेरिका के अंदर भी इस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप की स्पेशली कैबिनेट है, जो भी आप बयानात देख लें या जो उनका ट्रूथ सोशल के ऊपर या उनके जो इंटरव्यूज हैं वो अपनी जगह होते हैं, लेकिन आई थिंक जो अंडरग्राउंड इनकी रिसर्चेस सामने आ रही हैं, जो इनकी पॉलिसी गाइडलाइन सामने आ रही हैं, उसमें अमेरिका वांट्स टू मेक पीस विद चाइना एंड रशिया। वो इन दोनों ममालिक के साथ एक
एक मिड लाइन लेके चलना चाह रहा है। और तो उसी हम कॉन्टेक्स्ट हम में ये कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा मामला, यानी कि जो राइवलरी या एक कोल्ड वॉर है वो खत्म होगी, आप ये समझते हैं? मैं ये देखें, इट विल बी टू अर्ली टू मतलब कि अराइव करना किसी भी कंक्लूजन पे, क्योंकि अमेरिका के अंदर बहरहाल वो लॉबी जो जंगें चाहती है, जो इसराइल को सपोर्ट कर रही है, उसको एपैक कह लें या मिलिट्री इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स की आप बात कर लें, वो बहुत पावरफुल हैं। वो चाहते हैं कि अमेरिका दुनिया में जंगें करता रहे, वो चाहते हैं कि रशिया यूक्रेन की वॉर मजीद फैले, वो चाहते हैं मिडल ईस्ट के अंदर मजीद जंगें हों, वो चाहते हैं चाइना के साथ राइवलरी हो। और दूसरी तरफ इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप, उनकी कैबिनेट और मेक अमेरिका ग्रेट वाले जो पेट्रियट्स हैं, उनकी एक टग ऑफ वॉर चल रही है। इट विल बी टू अर्ली टू से कि कौन जीतेगा, लेकिन बहरहाल जो एनालिसिस, जो सिचुएशन है वो ये है कि दोनों आवाजें मौजूद हैं। देखना ये कि कौन सी आवाज कामयाब होती है। बिल्कुल ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सारी तस्वीर में ये जो खित्ते में उभरती ताकत का इजहार है और उसमें पाकिस्तान की एक ग्लोबल जो क्रेडिबिलिटी है, पाकिस्तान का जो ग्लोबल इमेज है वो भी रीबिल्ड हुआ है, उसका क्या इम्पैक्ट है, कुछ उसकी बात करेंगे जी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी, और कुछ बात कर लेते हैं शंघाई ताउन तंजीम के आलमी। अगर आप देखें पिछले 2 इजलासों के, तो उसमें पाकिस्तान के मौक़िफ़ की बड़ी तायद हुई है, और इस तमाम जो जिस खित्ते की सूरत हाल की हम बात कर रहे हैं, इस तनाजुर में पाकिस्तान के लिए क्या फ्यूचर नज़र आता है, उस पर भी अपने मेहमानों की राय लेते हैं। ब्रिगेड साहब, किस तरह से आप देखते हैं जो पाकिस्तान, ज़ाहिर है एक तो शंघाई ताउन तंजीम में मौजूदगी थी, फिर हमने बहुत सारे अहम मुल्कों के जो रहनुमा हैं, शहबाज शरीफ साहब ने उनसे मुलाकातें की हैं, अब कैसे आपको लगता है कि वाकई जो ग्लोबल एक क्रेडिबिलिटी का मामला है पाकिस्तान का, पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस, उस पर आप पहले भी वैसे बात कर चुके हैं, वो वाकई रीबिल्ड हुआ है? हमने विदाउट डूइंग एनीथिंग डायरेक्टली, लेकिन हमने रीनिगोशिएट की अपनी पोजीशन पूरी दुनिया में। जी हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। देखें कि यकीनन मार्के हक और बिनान मरसूस ने आपकी रेलेवेंस री एस्टेब्लिश हुई। दिस इज हिलरी क्लिंटन ने भी यही कहा, पाकिस्तान ने अपना आप को दोबारा री एस्टेब्लिश किया है, उसकी एक इम्पॉर्टेंस बढ़ गई है। और जिस तरीके से जेस्चर्स थे, हमने अभी देखा कि एससीओ की मीटिंग के दरमियान में ही वहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग्स हुई है बाकी लीडर्स के साथ, सो पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस वहाँ भी हमने देखी है। और इंटरनेशनली भी दुनिया एक्नॉलेज कर रही है पाकिस्तान को, एज ए इंटरनेशनल प्लेयर के तौर पर देख रही है। और खित्ते में और देखना, खित्ते में आप देखें ना कि अमेरिकन भी कह रहे हैं, दुनिया भी कह रही है, नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर पाकिस्तान है। और फिर प्रेसिडेंट ट्रम्प ने तो ये भी कहा था कि ये इंटरनेशनल मीडिएशन के लिए भी दे कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। दैट्स वाई पाकिस्तान ने पास में बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के दरमियान मीडिएशन भी कराने की कोशिश, एफर्ट्स वगैरह की है। सो पाकिस्तान की रेलेवेंस एस्टेब्लिश हुई है और पाकिस्तान को एज ए पीयर कंपिटिटर विद इंडिया माना जाता है। हाइफिनेशन पाकिस्तान की हुई है। सो देयरफॉर देखें कि अब जब पाकिस्तान एससीओ में बैठा था तो एक डिफरेंट अंदाज में अपीयरेंस हुई है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी वहाँ पे थे, द ओनली आर्मी चीफ जिन्होंने वो विक्ट्री डे परेड अटेंड की है। सो पाकिस्तान की इसलिए इंपॉर्टेंस है। जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी से मुलाकात है, प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात है, और दूसरे तो उससे पाकिस्तान की रेलेवेंस का, इंपॉर्टेंस का पता चलता है। ठीक है, अच्छा, मुझे मेरे दिमाग में एक और हसन साहब बात आ रही है कि जाहिर है हमने हमेशा खित्ते में अपनी जो पोजीशनिंग है वो इंडियन सेंट्रिक एक अप्रोच है, उस लेंस से हमेशा की है। डू यू थिंक दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी कि जहाँ पे अमेरिका में जो बहुत क्रेडिबल मैगजीन्स हैं वो लिखते हैं कि पाकिस्तान जो है वो रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर देखा जा रहा है, चाहे वो फील्ड मार्शल साहब की शख्सियत के हवाले से कहा जा रहा हो या पाकिस्तान एज अ कंट्री कहा जा रहा हो, लेकिन हमारी जो पोजीशनिंग है वो शायद इंडिया से हट के हमें देखा जा रहा है। उससे पहले जितनी भी चीज़ें रही हैं सिक्योरिटी के हवाले से, फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, वहाँ कहीं ना कहीं ये शैडो था कि हम सिर्फ इंडिया और अपने ताल्लुकात के तनाजुर में फंसे रहे हैं। आपको डू यू एग्री? मेरे दिमाग में वैसे ब्रिगेड साहब की बात सुनते हुए ख्याल आया। जी, आई टोटली एग्री। पाकिस्तान की अपनी अल्हम्दुलिल्लाह एक हमेशा से शनाख्त रही है। ऑल दो इंडिया पिछले 70 साल से पाकिस्तान में जिस तरह की दहशतगर्दी करवाता रहा और हर जगह जिस तरीके से पाकिस्तान को वजूद ही कभी इंडिया ने तस्लीम नहीं किया, लेकिन अल्लाह के फजल से ये मार्का हक और बुनियानुल मरसूस ने एक बिल्कुल गेम चेंज कर दी है पाकिस्तान के लिए। आप देखें कि ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि हमारे फील्ड मार्शल आसिम जो थे वो, इन्होंने, ही वाज द ओनली आर्मी चीफ जिन्होंने मिलिट्री वो परेड अटेंड की। फिर उसके बाद डोनाल्ड
ट्रंप के साथ जो इशाइया था उसमें भी तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ है। सो पाकिस्तान इस वक्त पाकिस्तान ये कैपेसिटी रखता है कि पाकिस्तान, हम हमेशा से ब्लॉक पॉलिटिक्स करते रहे हैं हमेशा से, लेकिन अब तारीख हमें इस मोड़ पे ले आई है, दुनिया के हालात इस तरह के हैं, पाकिस्तान की पोजीशन इस तरह की है, मार्का हक और बुनियानुल मरसूस की टाइमिंग और उसमें जिस तरह की लीडरशिप के साथ पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को दिखाया कि पाकिस्तान क्या कर सकता है, और पाकिस्तान को इस पोजीशन में ले आया कि अब हम, पाकिस्तान इज अ ब्लॉक इन इटसेल्फ, पाकिस्तान कैन क्रिएट इट्स ओन ब्लॉक्स एंड अलायंसेस। सो ये बहुत बड़ी बात है, हमारी 70 साल तारीख में बहुत अच्छा वक्त भी आया, 65 की वॉर भी हुई, उसके बाद जो जनरल ज़िया के दौर के अंदर भी हमारी फॉरेन पॉलिसी, साहिबजादा याकूब उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर थे, बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी पोजिशनिंग है वो पिछले 70 सालों में 1947 के बाद से अब तक कभी नहीं रही, एंड इट प्रेजेंट्स अस विद अ वेरी, आप देखें ना पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो चाइना गए हैं, एक हमारा एक मल्टीलेटरल एससीओ है, उसके बाद बाइलेटरल लंबा हमारा विजिट्स है, और इंडिया का वजीर आजम नरेंद्र मोदी 2 या 3 दिन के लिए वहां पे गया, और अमेरिका का रवैया कैसा है इंडिया को लेकर और पाकिस्तान के साथ कैसा है। सो पाकिस्तान ने ये जो हार्ड अर्नड, ये जो हमने कुर्बानियां दी हैं पिछले 20 साल दहशतगर्दी के खिलाफ, और फिर उसके बाद मार्का हक और बुनियानुल मरसूस में जिस तरह हमने अपनी हार्ड पावर को प्रोजेक्ट किया पूरी दुनिया के सामने, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ग्लोबल स्टेज के ऊपर पाकिस्तान की आवाज में, पाकिस्तान के फैसलों में, पाकिस्तान के अंदर क्या मामलात चल रहे हैं और पाकिस्तान क्या डिसाइड कर रहे हैं, क्या सोच रहा है, उसकी असरात और इंपैक्ट्स आपको पूरी दुनिया में नजर आ रहे हैं। ये एग्जैजरेशन नहीं है, आई एम जस्ट रीडिंग आउट व्हाट इज रिटन देयर। ओके, थैंक यू सो मच अहमद हसन अरबी साहब, ब्रिगेडियर मसूद अहमद खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। जी आज से प्रोग्राम के लिए इतना, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।